Dear students, BSc पार्ट थर्ड यूनिट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, या हम कह सकते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस टॉपिक को या इस सिद्धांत को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। यानी कहने का मतलब धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो बंधन होता है, जो बंध बनता है, उसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। जिसमें पहला सिद्धांत है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी, ये पोलिंग ने दी थी। दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या सीएफटी बाई हैंस बेथे एंड वान लेक ने दी थी। तीसरा है हमारा मुलिकन का आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमओटी के नाम से जानते हैं। और चौथा है हमारा ऑर्गेल का लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत को शॉर्ट में हम एलएफटी कहते हैं। तो देखिए हमारे पास चार सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझा सकते हैं। पहला हमारा सिद्धांत है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीसरा है एमओटी और चौथा सिद्धांत है हमारा एलएफटी। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होने के नाते यहाँ पर आपके सिलेबस में सीएफटी को विस्तार से जो है आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो हम इस टॉपिक में या इस यूनिट में जो है सीएफटी के बारे में ही विशेष रूप से हम स्टडी या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सीएफटी पे को स्टार्ट करने से पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें जो प्राइमरी थ्योरी थी, प्रारंभिक तौर पर दी गई थी, उस थ्योरी में हमें क्या क्या परेशानियां आई या क्या क्या कमियां जो हैं हमें देखने को मिली, हम उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। यानी वीबीटी जो है हमारी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में जो है नाकाम रही। वो हैं वीबीटी संकुलों के बनने, इनके चुंबकीय गुणों व ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में काफ़ी सफल रहा, लेकिन फिर भी इसकी अनेक लिमिटेशंस हैं। हम उन्हीं लिमिटेशंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लिमिटेशंस की ओर आते हैं तो हमारी पहली लिमिटेशंस हैं कि वीबीटी केवल धातु आयन की प्रकृति के बारे में अधिक बताती है, लेकिन लिगेंड की प्रकृति के बारे में कुछ अधिक इन्होंने नहीं कहा। जबकि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में मेटल और लिगेंड दोनों की इम्पोर्टेंस यहाँ महत्वता होती है। दूसरा, संकुलों के रंग, अवशोषण स्पेक्ट्रम एवं चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करती है। कौन नहीं करती है? वीबीटी। तीसरा हमारा पॉइंट है कि ये सिद्धांत धातु आयन द्वारा आंतरिक कक्षक संकुल एवं बाह्य संकुलों के बनने की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। कहने का मतलब कौन जो मेटल और लिगेंड में यदि बॉन्डिंग होती है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे, और कौन से मेटल जो हैं बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। आंतरिक कक्षक संकुल सामान्यतः D2sp3 संकरण से बनते हैं, जबकि बाह्य कक्षक संकुल जो हैं sp3D2 संकरण से बनते हैं। तो कौन सा मेटल जो है आंतरिक कक्षक संकुल बनाएगा और कौन सा मेटल बाह्य कक्षक संकुल बनाएगा, इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं होती है। साथ ही कब आंतरिक संकुल कक्षक बनेंगे और कब बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे, इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है। चौथा हमारा जो इसमें ड्रॉबैक है वो है कि CO कोबाल्ट जो है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, जबकि कॉपर जो इसकी द्वितीय संयोजकता है, जिसको हम कॉपर 2+ कहेंगे, अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर में प्रमोशन होता है। तो दोनों ही स्थितियों में
इनके गुणों में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस वीबीटी सिद्धांत के अनुसार दोनों ही जो हैं अपचय गुण प्रदर्शित करने चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लोअर या निम्न ऊर्जा स्तर से जो है उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अगली स्लाइड है हमारी। यहाँ से हम बात करते हैं अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि की ये स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई इस सिद्धांत के द्वारा। साथ ही संकुलों में विकृति की व्याख्या नहीं की गई। संकुलों के ऊष्मागतिकीय गुणधर्मों को भी इसके द्वारा नहीं समझाया गया। ठीक है, ये हमारे पास एटलीस्ट 6-7 कमियां हैं वीबीटी में जिनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब कुछ कोई क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा रिलेटेड वीबीटी से ही है, जिसका आंसर हमें यही देना है कि निकिल का एक कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2- की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है, जबकि NiCl4 2- की आकृति चतुष्फलकीय होती है। क्यों? तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। कि निकिल NiCN4 2- संकुल बनता कैसे है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम आर्गन 3d8 4s2 लिखना होगा। फिर जो है निकिल 2+, यदि हम इसको प्रदर्शित करते हैं जब हम Ni2+ लिखते हैं तो आर्गन 3d8 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है 4s ऑर्बिटल में 0। यदि हम 3d इलेक्ट्रॉन्स के 8 इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे तो सभी इन पांचों कक्षों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद फिर हम पेयरिंग शुरू करेंगे। तो हम शुरू के 3 कक्षकों में 2-2 जो है ऑर्बिटल्स हैं, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और लास्ट के जो 2 कक्षक हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। 4s हमारा खाली रहेगा, 4p हमारा खाली रहेगा। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस समय एक इलेक्ट्रॉन अंदर के कक्षकों में चला जाएगा और आपका एक जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाएगा। एक वैकेंट d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलकर के dsp2 संकृत 4 कक्षक बनाते हैं। इन 4 संकृत कक्षकों में यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 साइनाइड के जो Cn- जो लिगेंड है वो आकर के अपने एक एक लॉन पेयर को डोनेट कर देगा और इनके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब अंदर चला जाता है तो यहाँ पर कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है। तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये जो संकुल होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। dsp2 संकरण के कारण इसकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है। आगे हम देखते हैं, यदि हम यही NiCl4 2- के लिए लेकर चलें, NiCl4 2- का बनना हम देखते हैं तो निकिल 2+ की हम बात करें 28 है, तो आर्गन 3d8 4s कितना दिखाएंगे 2+ में 0। हम इलेक्ट्रॉन सेम वही रहेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर इसके बाद में पेयरिंग करेंगे। तो प्रथम 3 जो हमारे कक्षक हैं वो भरे हुए होंगे और लास्ट के 2-2 में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4s हमारा खाली है, 4p भी हमारा खाली है। जब ये संकुल बनेगा तो संकुल बनने पर इसमें युग्मन नहीं होगा
और जब युग्मन नहीं होगा तो यहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के जो है sp3 के sp3 4 संकरित कक्षक बनेंगे, जिसमें 4 Cl जो लिगेंड है वो अपनी बॉन्डिंग करेगा। साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मन या 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, अतः इसकी प्रकृति जो है अनुचुंबकीय होगी और n की वैल्यू 2 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। साथ ही आकृति हमारे पास है चतुष्फल की। धन्यवाद।